हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं जो इंग्लिश ग्रामर पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेट प्रैक्टिस है, जो कि हर तरह के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जैसे सीटेट, एनवीएस, केवीएस, पीजीटी, टीजीटी सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं और उन्हीं क्वेश्चंस का एक स्लॉट बनाकर आपको दिया जा रहा है। तो देखिए फटाफट शुरू हम कर रहे हैं। दिया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी कि फर्स्ट नंबर है कि इम्फैटिक प्रोनाउंस आर अल्सो नोन एज, मतलब इम्फैटिक प्रोनाउन और भी किस नाम से जाने जाते हैं। इम्फैटिक प्रोनाउन हम उसी कहते हैं, यानी कि वैसे प्रोनाउंस को कहते हैं जो कभी भी सेंटेंस में दबाव देता है, जोर देकर कहता है। मतलब इम्फैटिक प्रोनाउंस को और किस नाम से हम जानते हैं। तो फर्स्ट नंबर आपका है एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस, मतलब इम्फेसाइज करने वाला प्रोनाउन, यानी कि जोर देने, दबाव देने वाला। नेक्स्ट आपका 2 नंबर है, ध्यान से समझिएगा अपने स्लॉट पे, अपने स्क्रीन पे। 2 नंबर है कि सी हर सेल्फ सेज सो, उसने खुद ऐसा कहा। यहाँ पर जो हर सेल्फ है, ये जो हर सेल्फ किस तरीके से यूज में आया है सेंटेंस में, मतलब इम्फैटिक प्रोनाउन है, पोजेसिव है, रिफ्लेक्सिव है, नन ऑफ दिस। सी नंबर यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह। रिफ्लेक्सिव का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, VE, इसमें V छूटा हुआ है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसे हम कहते हैं जो भी काम, जो एक्शन रेफर करता है सब्जेक्ट के द्वारा इम्फेसाइज करके। मतलब सॉरी, एक मिनट, ये गलत है, नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है सी हरसेल्फ से सो, यहाँ पर हरसेल्फ जो है ना वो इम्फेटिक प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। देखिए हरसेल्फ रिफ्लेक्सिव का भी प्रयोग, मतलब रिफ्लेक्सिव का भी काम करता है और इम्फैटिक का भी काम करता है, लेकिन अभी इस सेंटेंस में इम्फैटिक की तरह यूज में आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 3rd नंबर जो है, दिस प्रोनाउन रेफर्स टू पर्सन और थिंग इन अ जनरल वे। ऐसा कोई प्रोनाउन जिनकी जो पर्सन और थिंग को जनरल तरीके से यूज में लाता है। इट डज नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इन पार्टिकुलर, माने किसी खास व्यक्ति वस्तु को नहीं बताता है। और इसे हम कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन, मतलब इनडेफिनिट प्रोनाउन इसे कहा जाता है, अनिश्चित, जो कि निश्चय नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 4 है, हल्का सा इसको हम देखते हैं कि अलग अलग दिया है कि वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, नन बट अ फुल विल डू इट, सम आर बॉर्न ग्रेट। इसमें इस सेंटेंस में वन, नन और सम किस तरीके से यूज हुआ है, मतलब डेफिनेट प्रोनाउन है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है या नन ऑफ दिस है। तो वन, नन और सम किसी खास व्यक्ति वस्तु को नहीं बता रहा है और इसीलिए इसे हम इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट आपका 5 नंबर हो जाएगा कि सम बॉयज़ आर इंटेलिजेंट, मतलब कुछ लड़के इंटेलिजेंट होते हैं। सम के बाद में आने वाला जो नाउन है बॉयज़, वो काउंटेबल नाउन है। दूसरा है कि आई विल टीच यू वन डे, मैं एक दिन तुम्हें पढ़ाऊंगा। वन के बाद में भी डे काउंटेबल नाउन है। तो पूछ क्या रहा है कि यहाँ पर सम और वन क्या है, यह नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या वर्ब है। तो कभी भी समझिए किसी भी वर्ड के बाद में अगर कोई नाउन आता है, जैसे सम के बाद में नाउन है, वन के बाद में नाउन है, यानी कि सम और वन यहाँ पर एडजेक्टिव का काम किया है, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा सही आपका एडजेक्टिव। वैसे ग्रामर का डिटेल अगर आपको क्लास चाहिए तो आप जाके यूट्यूब चैनल पे और प्लेलिस्ट में जाकर ग्रामर को सर्च कर सकते हैं, डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो है कि ईच आइदर नाइदर रेफर टू पर्सन थिंग्स वन एट ए टाइम, दे आर always singular and followed by the verb in the singular, they are called, यानी कि each either neither ये क्या कहे जाते हैं, ये कहे जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहे जाते हैं ये। नेक्स्ट है 7th, यानी कि whoever, whose या whosoever, whichever, whatever, whatsoever are the instances of, ये उदाहरण है किस इसके, मतलब कंपाउंड रिलेटिव नाउन है, रिलेटिव एडवर्ब है, रिलेटिव एडजेक्टिव है, रिलेटिव प्रोनाउंस है। तो देखिए ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं क्योंकि इनके बाद में वर्ब का यूज हो सकता है।
नेक्स्ट है आपका यानी कि 8 नंबर कि वर्ब कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, यानी कि वर्ब का लैटिन रूट क्या है, वर्बम, ए नंबर। नेक्स्ट है कि इट इज़ अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन विच पासिस ओवर फ्रॉम द डूअर और सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या बोला कि ऐसा कोई भी वर्ब जो किसी भी एक्शन को, किसी काम को सब्जेक्ट से हटाकर ऑब्जेक्ट तक रेफर करता है, यानी कि ऑब्जेक्ट को प्रभावित करता है, वैसे वर्ब को हम कहते क्या है। तो जो सब्जेक्ट का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर डालता है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट समझिए 10th नंबर कि इट इज़ अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन विच डज नॉट पासेस ओवर टू द ऑब्जेक्ट, यानी कि वैसा कोई भी वर्ब जो अपने एक्शन को, अपने प्रभाव को ऑब्जेक्ट पर नहीं लेकर जाता है, खुद सब्जेक्ट को ही रखता है, उसे हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए 11th नंबर जो क्वेश्चन है क्या है, इसमें दिया है 3 सेंटेंस। जैसे आई रैन अ रेस, मैं एक दौड़ को दौड़ा, दौड़ में दौड़ा। आई स्लिप, मैं सोता हूँ। देयर इज़ फ्लॉ इन मी, मेरे में कुछ कमियाँ हैं। यहाँ पर जो वर्ब आया है रे सीरियली, रैन, स्लिप और इज, ये क्या दर्शाता है? तो पहले वाले सेंटेंस में एक्शन को दर्शाता है, दूसरे वाले में स्टेट को दर्शाता है और तीसरे वाले में बीइंग को दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसको समझते हैं। यानी कि मूड्स इन ग्रामर आर, मूड्स क्या दर्शाता है? यानी कि डिफरेंट मॉडल मैनर्स इन विच अ वर्ब में नॉट बी यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन, मतलब डिफरेंट मॉडल और मैनर को दिखाता है जिसमें वर्ब एक्शन नहीं दर्शा सकता है। या दूसरा डिफरेंट मॉडल और मैनर्स इन विच अ नाउन में बी यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन, नाउन एक्सप्रेस कर सकता है एक्शन को। या डिफरेंट मॉडल्स और मैनर्स इन विच अ वर्ब में बी यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन, ऑप्शन इसमें सही होगा सी। नेक्स्ट समझते हैं 13 नंबर कि द इन्फिनेटिव इज़ द बेस ऑफ अ वर्ब, यानी कि किसी भी वर्ब का बेस इन्फिनेटिव होता है। ऑफन प्रीसीडेड बाई टू, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। इन्फिनेटिव बनाने के लिए किसी वर्ब के पहले हम टू का प्रयोग करते हैं, इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट 14 नंबर है कि टू अर इज़ ह्यूमन, एर मतलब होता है गलत करना। इसमें टू एरर, एर एक इन्फिनेटिव की तरह प्रयोग में आया है और वो किस तरीके का काम किया है, सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह, या क्या? तो बी नंबर, यानी कि सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी कि इन्फिनेटिव, यानी कि 2 + V1 सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है। नेक्स्ट 15 है कि आई लव टू डांस, आई लव टू डांस, मुझे डांस करना प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। यहाँ पर टू डांस एक इन्फिनेटिव है और ये किस तरीके से यूज में आया है, तो बी नंबर, यानी कि ऑब्जेक्ट की तरह आया है। ठीक है ना। इन्फिनेटिव सब्जेक्ट का काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, कॉम्प्लीमेंट अलग अलग काम करता है। यानी कि जैसे देखते हैं 16 में, यानी कि हिज कस्टम इज़ टू राइड डेली, उसकी कस्टम है राइड डेली, मतलब राइड करना। इसमें टू राइड क्या है, ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, मतलब यहाँ इस नहीं ऑफ होना चाहिए। 17 नंबर है कि सी इज़ अबाउट टू लीव, वह छोड़ने वाली है। यहाँ पर जो लीव है, टू लीव, ये ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन का यूज हुआ है कि आई हैव नो चॉइस बट टू किल्ड, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, बस इसे छोड़ना था, क्विट करना था। ये किस तरीके से आया है, इसको समझिए। मतलब ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, क्या चीज़? तो ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, यानी कि प्रीपोजिशन बट है, उसके ऑब्जेक्ट की तरह यूज में आया है। 19 नंबर है कि व्हेन इन्फिनेटिव इज़ यूज टू क्वालिफाई अ वर्ब, जैसे किसी वर्ब को अगर क्वालिफाई करता है या एन एडजेक्टिव, बनानाज आर गुड टू इट, इट इज़ कॉल्ड, ये क्या कहा जाता है? मतलब जेरेंडियर और क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव, या द पार्टिसिपल, या ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, मतलब इसे हम क्या कहते हैं? या सब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, इसे हम क्या बोलते हैं? मतलब ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ में आता है, यानी कि ऑब्जेक्ट
टू अ प्रीपोजिशन कहते हैं। 20 नंबर है कि द जेरेंडियल इन्फिनेटिव डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब व्हेन इट इज़ यूज्ड टू क्वालिफाई अ वर्ब आई लिव टू इट, आई इट टू लिव, और टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव बनानास आर गुड टू इट व्हेन इट इज़ यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन दिस हाउस इज़ टू लेट। ये किस चीज़ का काम करता है? तो ये एडजेक्टिव का काम करता है। चलो कहते हैं दैट्स ऑल। मुझे उम्मीद है कि समझ में आपको अच्छे तरीके से है, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिएगा और हाँ दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि हर बार नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलते रहते हैं। चलो थैंक यू, जय हिंद।